आप सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद केके। आज हम डिस्कस करेंगे एस्टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2014-15 का लेवल 3 यानी पीजीटी का जो एग्जाम हुआ था उसका साइकोलॉजी का पार्ट सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ये 2014-15 का पीजीटी लेवल 3 का एग्जाम था हरियाणा यानी एस्टेट का हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। पार्ट 1 इसमें सीडीपी का रहता है, आई होप सब जानते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। 30 क्वेश्चन आते हैं साइकोलॉजी के हर स्टेट में, लेवल 1, 2 और 3 तीनों ही लेवल में 30-30 क्वेश्चन आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अधिगम की उपलब्धि। इससे पहले भी हमने स्टेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज़ है उसमें काफ़ी सारे जो प्रैक्टिस पेपर हैं और क्वेश्चन पेपर ओरिजिनल जो पेपर है इसी तरीके से उसमें साइकोलॉजी के, हिंदी ग्रामर के, हिंदी लिटरेचर के, इंग्लिश के यानी इंग्लिश ग्रामर के, तो वो क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन है वो ऑफिशियल आंसर की जो बोर्ड द्वारा बताई गई है उसी के अनुसार उनका सॉल्यूशन बताया गया है। तो अगर आपने अभी तक स्टेट सीरीज़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का अध्ययन नहीं किया है, उनको एक प्रकार से मतलब नहीं देखा है, तो एक बार प्लीज़ हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके स्टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन में आपको सारे पिछले जितने भी एग्जाम हुए हैं स्टेट के उनके सभी के साइकोलॉजी के, हिंदी के, इंग्लिश के और हिंदी लिटरेचर के प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन है वो विद ऑफिशियल आंसर की मिलेगा। प्लीज़ एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर विजिट जरूर करें। पहला क्वेश्चन है इसमें, अधिगम की उपलब्धि है ज्ञान, अभिवृद्धि, कौशल, उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा चौथा ऑप्शन, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, अधिगम का उच्चतम स्तर कौन सा है? अधिगम का उच्चतम स्तर कौन सा है? श्रृंखला अधिगम है, समस्या समाधान अधिगम है, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम है, चिन्ह अधिगम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, समस्या समाधान अधिगम। तो यानी अधिगम का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो समस्या का सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग है, तभी अधिगम का स्तर है वो उच्च रहेगा। वास्तविक विकासात्मक स्तर व संभाव्य विकासात्मक स्तर में अंतर बालक के अभी कार्य करने में व व्यस्त परामर्श योग्य पीयर ग्रुप में कार्य करने के बीच में अंतर का जोन जाना जाता है। यानी किस प्रकार का वो जोन है? अनुकूलतम यानी इष्टतम विकास, संज्ञानात्मक विकास, समीपस्थ विकास या तुच्छ विकास। तो ऑप्शन नंबर इसमें 3 सही रहेगा, समीपस्थ विकास का। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष शिक्षण होना चाहिए तीव्र, अंतःक्रियात्मक, सरल, एक तरफा। तो देखिए चाइल्ड सेंटर्ड प्रोसेस है, भी बच्चे को केंद्र बिंदु मान करके कक्षा का जो कल्चर है, परिवेश है, क्लासरूम टीचिंग का जो मेथड है वो होना चाहिए। और ये तभी हो सकता है, देखिए बहुत ज़्यादा सरल करेंगे तो एक प्रकार से ये मेथड ठीक है, सरल होना चाहिए कक्षा कक्ष शिक्षण, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि बच्चे उसको मतलब जो मुश्किल चीज़ें हैं, डिफ़िकल्ट चीज़ें वो नहीं सीख सके या उसमें अनुशासन है वो ना नज़र आए। तीव्र तो हो ही नहीं सकता, एक तरफा बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत बात है क्योंकि जो कक्षा का शिक्षण है तभी प्रभावी होता है जब अध्यापक, बच्चे और वातावरण इसमें प्रभावी रहता है। और ये एक ही तरीके से रह सकता है, वो है अंतःक्रियात्मक यानी इंटरेक्टिव मेथड अब रहेगा, यानी टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन होगी, जो तभी जो है शिक्षण है वो प्रभावी रहेगा। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। अगला है, ये पिछले कई एग्जाम्स में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, अभी रीट में भी काफ़ी बार आया हुआ है। किसने कहा किशोरावस्था तूफान, बल व तनाव की अवस्था है? तो स्टेनली हॉल ने कहा था। यानी किशोरावस्था बच्चे के लिए एक प्रकार से काफ़ी, मैं कहूँगा, कठिन अवस्था है। और इस अवस्था में यानी ये जो 12 से 18 वर्ष की जो एज होती है, इस एज में बच्चे के शरीर में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होते हैं, एकदम से होते हैं, इसको तीव्र गति से। तभी इसे स्टेनली हॉल ने इसको कहा है किशोरावस्था तूफान, यानी उसके शारीरिक जो बनावट है और शरीर के अंगों का जो विकास है एकदम से होता है, इमोशंस का, मतलब सभी प्रकार से। तो इसीलिए इसको कहा गया है किशोरावस्था एक प्रकार से तूफान, तनाव, बल, अकड़, इस तरह की अवस्था है। तो एकदम से परिवर्तन इसमें होता है। अगला है, कक्षा में परस्पर संवाद से क्या उभर कर आता है? कक्षा में परस्पर संवाद, यानी जब क्लासरूम में इंटरेक्शन होगी
टीचर और स्टूडेंट के बीच में या मतलब स्टडी के दौरान, शिक्षण के दौरान, तब कहता है क्या उभर कर आना चाहिए। तो इसमें कहता है आइडिया आने चाहिए, विचार आने चाहिए। विचार आएंगे तभी, नए नए विचार आएंगे तभी इसमें जो शिक्षण है वो प्रभावी होगा। और जो इंटरेक्टिव मेथड है वो उसी के ऊपर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विकास कार्य नहीं है। किस प्रकार का जो विकास का जो कार्य है वो नहीं है। संरचनाओं में कार्यों को आयोजित करने की जटिल प्रक्रिया, बड़े होने तक सीमित होना, परिपक्व के लक्ष्य की ओर या परिपक्वता के लक्ष्य की ओर प्रगतिशील बदलाव में श्रृंखला, विभिन्नता। तो देखिए विकास कार्य का मतलब है इस नहीं है, नेगेटिव पूछ रखा है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, तो हमें पॉजिटिव आंसर देख लेनी चाहिए इसमें। तो पहला आंसर है संरचनाओं व कार्यों को आयोजित करने की जटिल प्रक्रिया। तो ये तो है, यानी कोई भी हम अगर संरचना का यानी ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, उनको हम कर सकते हैं, विकास तभी होगा। बड़े होने तक सीमित होना, यहाँ नेगेटिव बात नज़र आ रही है, सीमित होना। तो आपने पढ़ा होगा वृद्धि एवं विकास, तो वृद्धि मात्रात्मक होती है जबकि विकास है वो गुणात्मक होता है। इसका मतलब वो लॉन्ग लाइफ प्रोसेस है। और ये विकास की प्रक्रिया ऐसी है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। यानी ऐसा नहीं है कि हम विकास कहीं भी रुक जाता है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसलिए सीमित होना इसमें नेगेटिव बात है। तो ये आंसर इसका आ जाएगा, यानी यही आंसर इसका आ जाएगा। तो विकास एक बहुत ही मैं कहूँगा कॉन्टिन्यूस चलने वाली, लगातार चलने वाली सतत प्रक्रिया है। तो ये सीमित नहीं होता कहीं भी, यानी किसी भी एज में कह लीजिए विकास हमेशा चलता रहता है। और वृद्धि है एक निश्चित एज के बाद रुक जाती है, वो मात्रात्मक होती है। और एक एज फैक्टर होता है, लगभग 20 साल के आसपास हम मान सकते हैं, किशोरावस्था मान सकते हैं, या उत्तर किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था का शुरुआत का काल होता है 3-4 साल का। तो वहाँ तक एक तरह से वृद्धि है वो चलती है, उसके बाद वृद्धि रुक जाती है, लेकिन विकास है वो चलता रहता है। तो ये यहाँ सीमित होना इसका उत्तर आ जाएगा, यहाँ ये नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का पूर्व परंपरागत स्तर निम्न में से किस के द्वारा प्रदर्शित नहीं होता। तो यहाँ भी नेगेटिव बात पूछी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिकार संरक्षण अभिमुखीकरण। अधिकार संरक्षण अभिमुखीकरण चौथा ऑप्शन आ जाएगा, ये इसमें नहीं आएगा, बाकी 3 ऑप्शन इसमें आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सी सुरक्षात्मक यांत्रिकी नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा साहचर्य। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थी को एक कविता दिन के, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है, एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थी को एक कविता दिन के किसी भी समय सुनाने के लिए कहा। यह सृजनात्मकता के किस घटक को प्रदर्शित करता है। लचीलापन, प्रवाह, मौलिकता, विस्तारण। तो 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। और किस प्रकार के एग्जाम्पल है, ये विस्तारण का एग्जाम्पल है अभी, एलोब्रेशन का। तो इसमें देखिए लचीलापन क्यों नहीं आएगा, थोड़ा सा पॉइंट ये यहाँ मतलब आपस में दिक्कत करने वाला है। लचीलेपन का मतलब यहाँ लिया गया है भी उसको, देखिए जो क्लास की शिक्षिका है, उनकी अध्यापिका, उन्होंने कह दिया कि आप दिन के किसी भी समय सुना सकते हो। कोई भी उनको होमवर्क मिला हुआ है, वो दिन के किसी भी समय सुना सकते हो स्कूल टाइम के अंदर। लेकिन यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि आपकी मर्जी है सुना दो या ना सुना दो। इतना लचीला उसको नहीं बनाया गया है कि उसको ये नहीं कहा गया कि आपको सुनाना नहीं है। उसके ऊपर बाउंडेशन तो है, लेकिन उसको एक तरह से उस काम को करने के लिए उसको टाइम मिल गया। तो यानी बच्चे को ध्यान में रख करके, उसकी बुद्धि लब्धि IQ लेवल को ध्यान में रखकर हो सकता है उसको कहा गया हो कि अब दिन में कभी भी सुना सकते हो भी। उस टाइम हो सकता है उसको याद ना हो या उस काम को करने में वो सक्षम ना हो, किसी भी वजह से कोई रीज़न हो सकता है, तो उसको इतना टाइम मिला है कि वो दिन में कभी भी सुना सकते हैं। लेकिन ये नहीं कहा गया कि आप इसको मत सुनाइए या आप सुना दीजिए या नहीं सुना दीजिए, उसको इतना लचीला उसको नहीं कहा गया है, इसलिए इसको विस्तारण कहा गया है, एलोब्रेशन। शिक्षा में प्रमुख परिवर्तन उसका शिक्षक केंद्रित से विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड जो प्रोसेस है वो इसमें रहेगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी भी है और कई बार एग्जाम में आया हुआ है। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी, तो इसका सही उत्तर तो हो जाएगा विलियम वुंट ने। कब की थी, ये की थी 1879 में, 1879 में। और कहाँ की थी, ये जर्मनी में। और अगर स्थान का नाम पूछे, ये देश हो गया, तो लिप्जिंग है भाई, लिप्जिंग, जर्मनी में लिप्जिंग नामक स्थान है। तो वहाँ पे इसकी पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला वो स्थापित की गई थी 1879 में। किसने की थी, विलियम वुंट ने। अगला है, निम्न में से कौन सा युग्म सही है, सही पूछा है, सही कौन सा युग्म है। तो युग्म सही तो इसमें पहला ही हो जाएगा। पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है, वो पावलोव का है।
तो यही इसमें सही आंसर हो जाएगा। बाकी के बारे में बात करते हैं कि जो बाकी के जो है इसमें कोहलबर्ग ने कौन सा दिया था। कोहलबर्ग ने दिया अंतर्दृष्टि अधिगम का है, इसका ये हो जाएगा। इसके बाद स्किनर ने दिया था क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है। और थोर्नडाइक का अधिगम के नियम है, जिसके मुख्य नियम है 3 और 5 इनके गुण के नियम है, अधिगम के नियम सीखने के जो नियम थे। तो पहला उत्तर इनका सही हो जाएगा, बाकी का आंसर ये रहे। अगला क्वेश्चन है अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है, तो यह हो जाएगा समग्राकृति प्रत्यक्षीकरण का। इसका यहाँ से आप समझ सकते हो अंतर्दृष्टि अधिगम के जो सिद्धांत है वो गेस्टाल्ट संप्रदाय की देन है। जहाँ तो यहाँ से इसको आप समझ भी सकते हो इंग्लिश के। कई बार क्या होता है कि हमें कुछ एक शब्द ऐसे होते हैं खास करके साइकोलॉजी में, तो कुछ एक शब्द वो हमें उसकी सही तरीके से उसको हम समझ नहीं पाते, तो उन चीज़ों को हमें इंग्लिश में देख लेना चाहिए, या इंग्लिश वर्जन उसका जरूर हर क्वेश्चन का मैं कहूँ देख लेना चाहिए साइकोलॉजी का। तो यहाँ से हमें कई बार आसानी हो जाती है क्वेश्चन को समझने में। तो गेस्टाल्ट नाम हमने बहुत बार सुना है, लेकिन समग्राकृति ये हो सकता है कम सुना हो, कम देखा हो, इसको कम पढ़ा हो, तो लेकिन गेस्टाल्ट संप्रदाय हमने बहुत सुना है। और ये वर्दिमर कोफका और कोहलर इसके प्रमुख थे इस संप्रदाय के। तो ये अंतर्दृष्टि अधिगम, और ऊपर वाले क्वेश्चन में भी इसका नाम आया है, कोहलर का नाम अंतर्दृष्टि अधिगम से जुड़ा हुआ है। तो ये कई बार होता है एग्जाम में हम दूसरे क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देते, तो वो क्वेश्चन उससे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जुड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्यालय में परीक्षण के आधार पर मिस्टर खान को बताया कि उसका इकलौता पुत्र आमिर सामान्य बुद्धि का है। यह नॉर्मल आईक्यू लेवल है उसका। यदि मिस्टर खान अपने पुत्र की बुद्धि को सुधारना चाहते हैं तो उसे सबसे अच्छा तरीका इनमें से क्या करना होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है पूर्व परीक्षण में प्रयुक्त अभ्यासों को दोहराते हुए अगले परीक्षण के लिए अपने पुत्र को तैयार करना। ये एक प्रकार से ठीक है, मान लेते हैं। उसको अनेक प्रेरणात्मक सांस्कृतिक अनुभव प्रदान करना, यह भी पॉजिटिव बात है, मान लेते हैं। तीसरा है प्रत्येक रात को निरीक्षण करना कि आमिर ने गृह कार्य किया। ये यहाँ पे नेगेटिव है थोड़ा सा, इसको हम नहीं देख सकते कि हर रोज़ उसको चेक करना, उसको मतलब बाउंडेशन लगाना, ये मतलब एक तरह से सही नहीं होता अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी। आमिर को विभिन्न परीक्षणों पर पुनः परीक्षण करने की कोशिश करना, यह देख के लिए कि उसका क्या प्राप्त अंक बढ़ता है। प्राप्त अंक का मतलब वो एक प्रकार से उसकी सिर्फ क्वांटिटी चेक कर रहा है, क्वालिटी पे कोई ध्यान उसका नहीं है। अब इसमें अंक कितने प्राप्त किए, तो अंक प्राप्त करना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। तो ये हो सकता है एट ए टाइम जो व्यक्ति रटन प्रवृत्ति वाला हो उसके अंक ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग मेथड जिसको करता है उसका अंक हो सकता है कम आए। तो ये बिल्कुल ही नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे रहेगा। तो हम पहले और 2 उत्तर मतलब क्वेश्चनों पे ध्यान, ऑप्शन पे जाते हैं, पहले और दूसरे पे होता है। फिर पहले और दूसरे में हम कौन सा करें। ये कहता है कि उसका जो बच्चा है कम बुद्धि लब्धि का है, और उसको वो कहता है कि अनेक प्रकार की जो चीज़ें हैं उसको सीखने के लिए वो चाहता है कि वो अनेक प्रकार की चीज़ें गतिविधियाँ करे। तो इसमें दूसरा उत्तर वो सही हो जाएगा। पहला आंसर तो इसमें पॉजिटिव है, लेकिन इससे बेटर उसको दूसरा आंसर है वो ज़्यादा चीज़ करेगा। उनको अनेक प्रेरणात्मक सांस्कृतिक अनुभव प्रदान करे, प्रोवाइड हिम विद मैनी सिमुलेटेड या सिमुलेटिंग कल्चरल एक्सपीरियंस, यानी अनेक प्रकार के उसको अनुभव प्राप्त होंगे कल्चर से संबंधित, तब वो ज़्यादा और अच्छे से तरीके से अनेक गतिविधियों को सीख सकता है। तो दूसरा आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिक संरचना के मॉडल में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया, तो 150 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, तो इंडिविजुअल डिफरेंस जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भी है, और हर व्यक्ति इंडिविजुअल डिफरेंस वाला होता है अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी। तो अतः शिक्षक को कठोर अनुशासन में बल देना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अधिगम के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, बिल्कुल ठीक। परीक्षाओं की संख्या बढ़ानी चाहिए, ये कोई मतलब इससे ये नहीं होता कि परीक्षा की संख्या बढ़ा दे तो व्यक्ति की भिन्नता पर कोई प्रभाव पड़ेगा, ये नहीं होता। अधिगम की समान गति पर बल देना चाहिए। देखिए अधिगम अगर चाइल्ड सेंटर्ड प्रोसेस है, और शिक्षण अगर अधिगम मतलब कराने वाला होता है, यानी मुख्य उद्देश्य बच्चों को सीखने और सिखाने की जो प्रकृति है उस पर बल देना होता है। तो ये अगर हम समान गति से सभी बच्चों को पढ़ाएंगे, ऊपर कहा गया कि व्यक्तिगत भिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंस, तो ये तो होता ही है, हर व्यक्ति अपने आप में इंडिविजुअल है, और वो डिफरेंस लेता होता है मतलब हर एक प्रकार से आईक्यू लेवल के आधार पे, किसी भी प्रकार से कह लीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति अलग तरीके से अलग भाषा में अलग मेथड से सीखता है, उसकी सीखने की जो प्रक्रिया है वो अलग होती है। तो इसमें दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अधिगम के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना, वो सीखने के अलग अलग उसको लर्निंग की एक्सपीरियंस दे, वैरायटी दे उस चीज़ को। तो जो अलग आईक्यू लेवल का है, इंडिविजुअल डिफरेंस वाला जो बच्चा है, अलग प्रकार का बच्चा, वो अलग तरीके से सीख सकता है। एक ही चीज़ को सीखने के लिए हम 4-5 मेथड का यूज़ करें तो हो सकता है हर बच्चे को वो चीज़ समझ में आ जाए, क्योंकि कोई बच्चा किसी तरीके से सीख पाता है, कोई किसी तरीके से सीख पाता है। अगला क्वेश्चन है गेने की पदानुक्रमित अधिगम सिद्धांत में अधिगम के 8 प्रकार बताए गए हैं, कितने हैं? 8। अगला है क्वेश्चन श्रीमती गुप्ता की कक्षा में विद्यार्थियों का आईक्यू न्यूनतम 84 से अधिकतम
145 तक है, यानी 84 कम है और अधिकतम 145 IQ लेवल के बच्चे, उसमें अलग प्रकार के बच्चे हैं। यानी हर कक्षा में होता है ये, तो निम्न बुद्धि लब्धि वाले भी होते हैं, उच्च बुद्धि लब्धि वाले भी, प्रतिभाशाली बच्चे भी होते हैं। तो यह निम्न में से किस गुण के उदाहरण को प्रस्तुत करता है? तो विभिन्नता है, बिल्कुल है, कक्षा में विभिन्नता हर कक्षा में होती है, और यहाँ तो स्पष्ट बता दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IQ के सूत्र में MA प्रदर्शित करता है। सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए IQ का मतलब होता है, यहाँ बुद्धि लब्धि से लिया गया है, ठीक है। और एक बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, वो कौन सा होता है? वो होता है, अगर हम बात करें MA/CA और गुना में 100, यानी MA का मतलब होता है मानसिक आयु, इसका सही उत्तर तो हो जाएगा मानसिक आयु। CA का मतलब करंट एज यानी वास्तविक आयु होता है, गुना में 100। अगर हमें कई बार क्वेश्चन ये भी आता है, किसी बच्चे की मानसिक आयु इतनी है और वास्तविक आयु इतनी है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी, या एक बच्चे की बुद्धि लब्धि इतनी है, उसकी मानसिक आयु इतनी है, वास्तविक आयु निकालिए। यानी मैथमेटिक्स तरीके से इसको फॉर्मूले को कई बार रख सकता है, ये क्वेश्चन आया हुआ अभी स्टेट में, तो ध्यान रखना है। बुद्धि लब्धि निकालने का जो फार्मूला है, यानी IQ = MA/CA मल्टीप्लाई 100 करना है हम, तो ये फार्मूला रहेगा। इसको आगे पीछे ऊपर नीचे पुट करके आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन C, मानसिक आयु। CA का मतलब पूछ ले तो वास्तविक आयु होता है। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि मापन का स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शाब्दिक परीक्षण। अगला क्वेश्चन है, कथन समान शैक्षिक अवसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी समान शैक्षिक अवसर का मतलब, इसमें पहले और चौथा क्वेश्चन में थोड़ी समानता है ऑप्शन में, बाकी दोनों ऑप्शन ये गलत है। तो पहले ऑप्शन पे बात करते हैं, सभी बालकों को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर, और चौथा ऑप्शन है प्रत्येक बालक के अनुसार विभिन्न प्रकार की शिक्षा के अवसर की समानता। इसका उत्तर तो रहेगा ये। अब दोनों क्वेश्चनों में आंसर में, ऑप्शन में अंतर क्या है? यहाँ पूछा है समान शैक्षिक अवसर, पहले क्वेश्चन में कहा है ऑप्शन में सभी बालकों को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर, सभी बालकों को शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर। लेकिन चौथे ऑप्शन में थोड़ा सा अलग डाला है, प्रत्येक बालक के अनुसार, यानी सभी बालकों के अनुसार विभिन्न प्रकार की शिक्षा के अवसर प्राप्त करना। यहाँ तो शिक्षा प्राप्त करने के अवसर, यहाँ कहता है विभिन्न प्रकार की शिक्षा के अवसर, यानी जो बच्चा जिस प्रकार की एजुकेशन चाहता है, जिस प्रकार की वो उसकी लर्निंग पावर है, जिस प्रकार की वो एजुकेशन चाहता है, जिस फील्ड में वो जाना चाहता है, उसको उसी प्रकार की जो सुविधा है वो दी जाए। तो इसलिए बेटर आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। अनुभवों व परीक्षणों द्वारा अपने अधिकारों या व्यवहारों का संशोधन और परिमार्जन करना ही अधिगम है। ये एक डेफिनेशन है, और ये किसके द्वारा दी गई है? ये जो डेफिनेशन है वो गेट्स के द्वारा दी गई है, गेट्स व अन्य। तो गेट्स इसके सही आंसर है, वो हो जाएगा। यानी ये मतलब व्यवहार के ऊपर बहुत सारी डेफिनेशन आई हुई है, बुद्धि के ऊपर आई हुई है। साइकोलॉजी का मतलब ही है व्यवहार में परिवर्तन करना, तो ये उस पर डिपेंड रहती है। केंद्र से परिधि की ओर अग्रसर होने वाले विकास को कहते हैं, तो इसको कहते हैं केंद्र से परिधि की ओर, तो इसको वर्तुलाकार विकास कहते हैं, वर्तुलाकार स्पाइरल डेवलपमेंट। अगला है, निर्देशन एवं अधिगम के बीच समानता है, तो दोनों छात्र केंद्रित है। निर्देश भी हम तभी देंगे जब मतलब एक प्रकार से गाइड करना, बच्चे को ध्यान में रख करके उसको किस प्रकार का मार्गदर्शन चाहिए। और अधिगम का मतलब तो आप समझ सकते हो भी, सीखने की प्रक्रिया वो छात्र केंद्रित हो, क्योंकि मुख्य उद्देश्य है बच्चे को सिखाना। अल्बर्ट जो वंडूरा है, संबंधित शाब्दिक अधिगम, संकेत अधिगम, अंतर्दृष्टि अधिगम, अवलोकनात्मक अधिगम, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवलोकनात्मक अधिगम से। जो अल्बर्ट वंडूरा है उसका अवलोकनात्मक अधिगम से, ऑब्जर्वेशन जिसको कहा गया है, अवलोकन करना। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। तो हम बात कर रहे हैं बुद्धि के सिद्धांतों की, तो बुद्धि का इकाई सिद्धांत है वो तो जॉनसन ने दिया था। बुद्धि का इकाई सिद्धांत की बात करें तो वो जॉनसन ने दिया था। कई बार स्टर्न भी नाम आ जाता है, जॉनसन और स्टर्न दोनों दिए गए हैं, तो जॉनसन इसमें मुख्य रहता है। बुद्धि का इकाई सिद्धांत है ये जॉनसन का है। इसके बाद बात करें बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत की, तो द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन ने दिया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा स्पीयरमैन। इसके बाद बात करें बुद्धि के और द्विकारक सिद्धांत की, अगर वैसे बात करें तो स्पीयरमैन ने बुद्धि के दो सिद्धांत दिए, वो सामान्य कारक और विशेष कारक। एक तो सामान्य कारक है और दूसरा है विशेष कारक, ये स्पीयरमैन ने ही दिए हैं। द्विकारक सिद्धांत की जो बात कर रहे हैं, सामान्य कारक और विशेष कारक में। इसके बाद बात करें हम इसकी बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत की, बुद्धि का एक समूह कारक सिद्धांत है, वो होता है थॉमसन।
क्या होता है? थॉमसन। और टॉमसन नाम भी कई बार आ जाता है अभी, टॉमसन, एक ही बात है, दोनों एक ही है ये, टॉमसन या थॉमसन। तो बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत थॉमसन ने दिया है। इसके बाद एक और बात करें, इसका बुद्धि का होता है बहुकारक सिद्धांत। बहुकारक दिया है थॉर्नडाइक ने। किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। तो कई प्रकार के क्वेश्चन है। इकाई सिद्धांत दिया है जॉनसन, द्विकारक सिद्धांत स्पीरमैन का हो गया, समूह कारक सिद्धांत हो गया थॉमसन का, और बहुकारक सिद्धांत हो गया थॉर्नडाइक का। अगला क्वेश्चन की बात करें, पियाजे के, हर बार पियाजे का हर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है अभी संज्ञानात्मक विकास का। तो इसके जो 4 स्तर हैं उनको पढ़ लीजिए अच्छे से। सॉरी, क्वेश्चन तो ऊपर रह गया थोड़ा सा, यहाँ कर लेते हैं सेट। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार संधानीकरण समाविष्टीकरण से तात्पर्य है, ठीक है, अकोमोडेशन इसको कहा गया है, पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं तथा वातावरणीय मांग का मिलान करना, चिंतन के नए तरीकों को समायोजन करना एवं पूर्ववर्ती बौद्धिक संरचनाओं में सुधार करते व्यवहार करना, पूर्व ज्ञान व नवीन ज्ञान के बीच समव्यवस्था होना, प्रत्यक्षात्मक व संज्ञानात्मक सूचनाओं को सार्थक पैटर्न में व्यवस्थित करना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, चिंतन के नए तरीकों का समायोजन करना एवं पूर्ववर्ती बौद्धिक संरचनाओं में सुधार करते व्यवहार करना। तो ये पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बात कही गई है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी बीएड प्रवेश परीक्षा देता है, एक विद्यार्थी बीएड प्रवेश परीक्षा देता है और असफल रहता है। देखिए पेपर दे देता है वो, फिर फेल हो जाता है और सबसे उसके बाद में कहता है मैं अध्यापक बनना ही नहीं चाहता। पहले उसने परीक्षा दी, उसमें फेल हो गया, तब कहता है कि मैं अध्यापक बनना ही नहीं चाहता। यह उदाहरण है। अंगूर खट्टे हैं भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये हो जाएगा युक्तिकरण औचित्य स्थापन, ठीक है। पहले उसने कहा कि वो मतलब एग्जाम दिया फिर फेल हो गया। अगर ये बात वो कहता कि मैं अध्यापक बनना ही नहीं चाहता, और लेकिन वो एग्जाम नहीं देता, एग्जाम देने से पहले कह देता, एग्जाम को छोड़ देता कि मुझे एग्जाम नहीं देना क्योंकि मैं बीएड करना ही नहीं चाहता, तब तो हम मान सकते हैं उसकी बात ठीक है। लेकिन यहाँ तो अंगूर खट्टे हैं बिल्कुल। मिली ने एक कीमती ड्रेस पहनने से मना कर दिया जो उसकी आंटी ने उसके जन्मदिन पर भेजी थी, क्योंकि कुछ ने कहा यह पार्टी के लिए आउट है। यह उदाहरण है, एक सांस्कृतिक आर्टिफैक्ट है। तो लोगों के कहने से कि ये तो पार्टी के लिए अच्छी नहीं है या पार्टी में ये नहीं चलेगी, तब उसने ये ड्रेस नहीं पहनी। ये किस प्रकार का एग्जाम्पल हो गया? सांस्कृतिक आर्टिफैक्ट का। तो ये आपका स्टेट 2014-15 का पीजीटी लेवल 3 का पीजीटी का जो पार्ट था स्टेट साइकोलॉजी का, इसके क्वेश्चन थे। तो आशा करते हैं आपके लिए स्टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज इंपॉर्टेंट रही होगी। तो इसी प्रकार हम जब भी स्टेट के कोई एग्ज़ाम होगा या मिलेगा तो इसी सीरीज़ पर हम जो नेक्स्ट आने वाले एग्ज़ाम हैं उनके सॉल्यूशन भी डालते रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।